फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय संविधान की श्रृंखला में लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत समता के अधिकार के बारे में बात किया था। हमने ये बताया था कि मौलिक अधिकार वास्तव में एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व रखता है, इसके बारे में जानकारी दी थी। फिर हमने ये भी बताया था कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, कितने से कितने आर्टिकल के बीच में इसका जिक्र किया गया है। फिर प्रथम 2 आर्टिकल यानी 12 से 13 के बीच में क्या बातें की गई, और फिर हमने जो 6 मौलिक अधिकार है उन 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सबसे पहले समता के अधिकार की बात की थी। यानी कि मौलिक अधिकारों की जो कह सकते हैं कि जो वहां पे संख्या जो 6 दी गई है, उसमें जो पहला स्थान है वो समानता के अधिकार का है, राइट टू इक्वालिटी का है। और जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जिसका उल्लेख किया गया है, और हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण की बात की गई। इसी प्रकार आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के समस्त निषेध की बात की गई। इसी प्रकार आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता की बात की गई। और इसी प्रकार आर्टिकल 17 की बात करें तो इसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई, यानी कि इसके अंतर्गत जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई। और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई, जिसके अंतर्गत जो पुराने जमाने में प्रतिष्ठा सूचक, सम्मान सूचक जो उपाधि अंग्रेज भारतीयों को दिया करते थे, जैसे लॉर्ड की उपाधि हो गया, या फिर कैसरे हिंद की उपाधि, या फिर नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, ये सारी जो उपाधियां, राय बहादुर की उपाधि, ये सारी जो उपाधियां दिया करती थी, उसमें क्या होता था कि उपाधि धारक जो होते थे उसका इस्तेमाल टाइटल के रूप में करते थे, और जिससे वो समाज में एक अलग तबके के लोग की नजर में आते थे, या एक अलग तरह से जो वो नजर आते थे। तो इससे जो एक डिस्क्रिमिनेशन का एक भाव जो है जो उत्पन्न होता था, एक श्रेष्ठ और हेय का जो भाव उत्पन्न होता था, ये वास्तव में एक समतामूलक समाज के लिए आवश्यक नहीं था। और यही वजह रहा कि आर्टिकल 18 में ऐसे समस्त उपाधियों को एबोलिश करने की बात की गई। और साथ में भविष्य में अगर इस तरह की कोई बातें या इस तरह का सैन्य और विद्या संबंधी कोई अगर उपाधि प्रदान भी की जाती है तो वो अपने नाम के साथ प्रयोग ना करे, उसे उपाधि के रूप में इस्तेमाल ना करे। ऐसी व्यवस्था हमारे देश के संविधान में की गई आर्टिकल 18 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और जो बच्चे हमें जो है पहली बार इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो शुरू से देखें। ठीक है ना, वो शुरू से हमारे संविधान के अंतर्गत जो है ये लगभग जो है ये 24वां वीडियो बनने वाला इस लॉकडाउन के सिचुएशन में। और जबकि हिस्ट्री से रिलेटेड जो है 24 वीडियोस बन चुके हैं नेशनल मूवमेंट पे। तो जो लोग जो है वो क्या जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लास से, हमारे क्लास से फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो लॉकडाउन के सिचुएशन में जितने भी वीडियोस हमने डाले हैं वो सब आप देखिएगा। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी जो है अलग से बनाए हुए हैं, वो सारे प्लेलिस्ट जो है आप क्या है कि देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज के इस एपिसोड में हम सब भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या 6 बताई गई है, उसमें दूसरे क्रम में आने वाली जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। उस स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, उस राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में बात की गई है। यानी 19 हो गया, 20 है, 21 है, 22, ये 4 जो अनुच्छेद है, इन 4 अनुच्छेदों में भारत के जो लोग हैं, जो नागरिक यहाँ पे हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स, जो फ्रीडम ऑफ राइट जो है, फ्रीडम ऑफ जो है राइट टू फ्रीडम जो है, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। जिसमें आर्टिकल 19 की बात एक सरसरी तौर पर हम जो है भिन्न भिन्न जो आर्टिकल्स है राइट टू फ्रीडम से संबंधित है, जो 4 आर्टिकल्स है, उसको हम लोग समझ लें। क्योंकि एक सीधा साधा जो सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है कि कौन से
आर्टिकल में किस तरह की बातें की गई है, ठीक है ना। तो ये सवाल सबसे ज्यादा जो है वो क्या है कि पूछे जाते हैं सामान्य से एग्जाम्स में, जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह होता है, यूपी पीसीएस वगैरह में, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है वो ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते, बात ऐसी नहीं है। और दूसरी बात, कॉन्सेप्ट भी जो बनता है ना वो कहीं ना कहीं फैक्ट से बनता है, कॉन्सेप्ट का आधार जो है फैक्ट होता है। इसलिए डिफरेंट आर्टिकल्स में क्या क्या बातें की गई है ये अगर हमें पता हो, ये हमारा रटा हुआ हो, ये समझा हुआ हो, तो हम इससे बहुत हद तक बहुत सारी चीजों की हम समझ जो है वो विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 19 की अगर बात करें तो उसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें भी 6 बातें की गई है। और उसमें क्या है कि सबसे पहली बात कही गई कि आपको एक भारत के जो व्यक्ति, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनको शांतिपूर्ण क्या है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है, उनको जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता है, भारत के किसी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार की वृत्ति या व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ बहुत सारी अन्य बातों की चर्चा की गई है। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया सबसे पहले, शांतिपूर्ण और निरायुध, निरायुध का मतलब है बिना किसी युद्ध के सम्मेलन, बिना किसी आयुध मतलब शस्त्र हो गया, बिना किसी हथियार के सम्मेलन या संघ बनाने, सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता है। तीसरी बात है कि आप कोई भी एसोसिएशन, कोई भी यूनियन जो है बना सकते हैं, और इसमें जो है बाद में सहकारी समिति के निर्माण की भी स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई। इसके बाद भारत के किसी भी मतलब भारत का जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी में कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता है, और किसी भी प्रकार के वृत्ति, व्यापार, आजीविका के जो है साधन को अपनाने का अधिकार। ये सारी जो बातें है ना, ये सारी बातें की गई किसके अंतर्गत, ये बातें की गई है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, और इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप कोई भी सम्मेलन की जो है कल्पना करिए, एक व्यक्ति जो है स्पीच दे रहा है, जैसे मैं स्पीच दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं स्पीच दे रहा हूं और सामने में आप सब अपने अपने घरों में बैठे हुए, या अगर हम क्लास ले रहे होते तो हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर हमने क्या किया, सारे बच्चों से कहा कि एक जगह पे इकट्ठे हो, मैं आपको एक स्पीच देना चाहता हूं, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि आप सब, और इस पे कोई हमें मना भी नहीं कर सकता है, ठीक है, हमें कोई मना भी नहीं कर सकता है। तो हमने क्या किया, आह्वान किया, और सब सारे बच्चे जो है, तो इसको हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार का सम्मेलन और निरायुध, यानी कि हमें तब तक ऑब्जेक्शन कोई नहीं कर सकता है जब तक कि हम किसी भी हथियार का प्रदर्शन न करें, किसी जो है कह सकते हैं शस्त्र अस्त्र का प्रयोग ना करें। तो एक हो गया विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमको एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, और हमें लगा कि एक संघ बनाना चाहिए, एक एसोसिएशन बनाना चाहिए। तो ये संघ और एसोसिएशन जिसमें हम आप सबको लेकर जो है साथ में एक यूनियन बनाना चाहेंगे, तो हमें संविधान क्या है कि इस बात का राइट देता है, ठीक है। तो क्या है कि संघ या जो है वो क्या है कि एसोसिएशन बनाने की जो है स्वतंत्रता। तीसरी बात, तो ये 3 बात तो समझ में आ गई कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी बात है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, और चौथी बात है कि देश हमारा है, हमारा देश है और हम एक ही नागरिक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, इकहरी नागरिकता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में हम जा सकते हैं, इसके लिए हमें किसी वीजा की जरूरत जो है वो नहीं है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के हमको एक्स्ट्रा कोई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ सीमावर्ती जो कुछ राज्य हैं वहां पे एक इनर लाइन परमिट जो है वो बनता है, लेकिन वो मुद्दा अलग है, वो कह लीजिए क्यों कोई वीजा टाइप की नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में, इंडिया के टेरिटरी में कहीं पर भी जो है हमें जाने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसके लिए किसी वीजा की जरूरत जो है वो क्या है कि नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको जो है कहा जाता है कि ये चौथा अधिकार है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अबाध का मतलब है विदाउट
विदाउट हैविंग एनी हर्डल्स, कोई हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है, हमारे इस अधिकार को जो है कोई कुचल नहीं सकता है। इसी को कहते हैं अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम भ्रमण भी कर सकते हैं और साथ में किसी भी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम बिहार के तो हम उत्तर प्रदेश में बस सकते हैं। ठीक है, अगर जो है वो क्या है कि अगर पहले जो है क्या है कि आर्टिकल 370 जब तक लागू था, ठीक है, उस समय ये केवल था कि हम कश्मीर में बस नहीं सकते, लेकिन अब जब आर्टिकल 370 अब हट गया है, आर्टिकल 35A का जो प्रावधान है वो खत्म हो गया है। अब जो है हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जैसे भारत के किसी भी राज्य में जा सकता था, अब जो है वो कश्मीर में भी जा सकता है, बस सकता है, वहां पे जमीन जायदाद खरीद सकता है। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ कि पूरा भारत जो है वो क्या है कि अब मतलब किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी क्षेत्र में बसने की भी आजादी मिल गई। इसी तरह से जो है आर्टिकल 19 में जो लास्ट में है उसमें कहा गया किसी भी प्रकार की वृत्ति, आजीविका, व्यापार। अभी अगर आप देखिए, पहले मैं कोचिंग में जो है वो डायरेक्ट क्लास लेता था, लेकिन अब जो है हम यूट्यूब पे आपसे जो है वो क्या है कि रूबरू हो रहा है। तो ये हमारी वृत्ति, हमारा अधिकार है, हमारा फ्रीडम है, हम जब तक कि किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते। ठीक है ना, तो हमारा ये फ्रीडम है, हम आपको किस तरह से और हम इस तरह से हम अपना एक नया प्रोफेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की वृत्ति, आजीविका, व्यापार, व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है, ये हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है वो क्या है कि मिला हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल जो 20 है ना, वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात का मतलब यह हो गया कि अनुच्छेद 20 में देखिए 3 बातें ध्यान रखिएगा, 3 बातें उसमें की गई है। पहली बात यह है कि हमें कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि हमने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहकर पुकारा जाता है। ठीक है ना, उसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहकर पुकारा जाता है। अभी मैं बोर्ड पर भी जो है इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि पहले मैं एक लेक्चर्स दे लूं उसके ऊपर और मैं आपसे कनेक्ट कर लूं, आपकी भी जो बात है, आपका भी मन मस्तिष्क है वो यहां पे एकदम जुड़ जाए। ठीक है, और वो सारी फिर लिखी हुई जो चीजें वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को सरकार जो है वो क्या है कि हमें तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक कि हमने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहकर जो है पुकारा जाता है कानून की शब्दावली में। ठीक है ना, दूसरा ये है कि दूसरा प्रावधान इसके अंतर्गत ये है कि कोई भी मतलब कह सकते हैं कि हमें जो है हमें एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी कि हमें कोई भी जो है वो क्या है कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनकार्नेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 बातें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की जो है वो क्या है कि बात की गई है। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती कोई जो है जब तक कि हमने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किए हैं। दूसरी बात क्या है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह की गई है कि जो है वो क्या है कि एक अपराध के लिए हमें 2 बार सजा जो है दी नहीं जा सकती है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनकार्नेशन हो गया, इसके पहले एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हो गया, दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी हो गया, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि तीसरी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनकार्नेशन। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो आता है आर्टिकल जो है 21, और आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इसी में निजता के अधिकार की बात की गई है, मतलब ये इसको बाद में जोड़ा गया, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा। ठीक है ना, कि राइट टू प्राइवेसी है। तो इसमें हम लोग वास्तव में जो है ये एडीएम जबलपुर जो केस था 1975 का, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में एक प्रकार से जो है उससे कंपैरिजन करके जो है एक प्रकार से दिया गया। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो क्या है कि आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, उसमें जो है पानी और भोजन के अधिकार को भी जो है जोड़ा गया।
ठीक है, वो जो है उसके बाद राइट टू प्राइवेसी है, उसमें उसी में बाद में जोड़ा गया। ठीक है, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है वो क्या है कि अभी हाल में यूथेनेसिया, जो पैसिव यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया नहीं, पैसिव यूथेनेसिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या है कि लागू किया गया। ठीक है ना, उसके लिए कानून बनाया गया। तो वो राइट टू प्राइवेसी, उसमें बहुत दिनों से यह चर्चे में थी या इस पर एक विचार विमर्श, एक चर्चाएं हुआ करती थी कि क्या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि हमारा जीने का जो अधिकार है, क्या उस जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार आता है। ठीक है, मरने का अधिकार आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, तो क्या सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार नहीं है। किसी को जो है ला इलाज बीमारी हो गई, किसी को जो है कैंसर हो गया और बहुत ही पैनिक है, और साथ में जो है डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि आपको जीने की कहीं कोई उम्मीद जो है वो नहीं दिखती है, तो ऐसी स्थिति में अपनी स्वाभाविक मौत का इंतजार कोई व्यक्ति करे और तब तक के लिए तिल तिल कर मरे। ठीक है, तब तक के लिए भयानक कह सकते हैं कि दर्द से वो जो है वो क्या है कि वो उससे उससे जो है डूबा रहे, उससे वो परेशान रहे, तो क्या उसे मरने का अधिकार है या नहीं है। ये बहुत दिनों से जो है वो चर्चे में जो है रहा था। और अरुणा शान बांग का जो मामला था, मुंबई की जो एक नर्स थी जो उनके साथ दुराचार हुआ था और जिसकी वजह से कई सालों तक जो है वो कोमा में पड़ी हुई थी। ठीक है ना, और वहीं से जो है वो क्या है कि ये मामला विशेष तौर पर जो है क्या है कि उभरा, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में, दुनिया के बहुत सारे देशों में आत्महत्या को जो है वो क्या है कि अपराध की संज्ञा दी जाती है। कहा भी जाता है कि वो कौन सा ऐसा अपराध है जिसको करने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में दुनिया जानती है कि उसने अपराध किया है, लेकिन उसको कोई सजा नहीं हो सकती है, तो वो होता है आत्महत्या। क्योंकि आत्महत्या करना एक जुर्म है, लेकिन जो आत्महत्या कर चुका है दुनिया तो जानती है और कानून की नज़र में कि उसने अपराध किया है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को तो आप कोई सजा दे नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो है वो क्या है कि अब आत्महत्या करना ये जो है वो क्या है कि अधिकार है या नहीं है। क्या राइट, जो कह सकते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जीने का जो अधिकार हमारे पास है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, क्या उसमें सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार शामिल है या नहीं है। इस पर जो है बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई और कह सकते हैं कि अरुणा शान बांग के मामले में वहां पर जो है पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दी भी गई, लेकिन फिर कुछ समय के बाद बंद कर दिया। फिर हाल में जो है अभी 1 साल पहले जो है उसमें डिसीजन लिया गया और उसमें कहा गया कि यूथेनेसिया, तो यूथेनेसिया पर एग्जैक्टली वास्तव में एक अलग से जो है वीडियो की मांग करता है, लेकिन इतना समझिए कि उसमें भी जो भी अधिकार, जो भी बातें आई वो आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस अधिकार के अंतर्गत ही जो है पैसिव यूथेनेसिया को अभी जो है मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है ना, तो वो चीजें जो है वो अलग से देखेंगे। तो ये आर्टिकल 21 हो गया। और आर्टिकल जो है वो क्या है कि 22 के अंतर्गत उसमें जो है वो क्या है कि उसमें विशेषकर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई उसमें और भी, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल बनता है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का बनता है। और निवारक निरोध का मतलब होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध को वास्तविक अर्थों में किए जाने के पूर्व ही उसे, ठीक है, उसे गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, किसी अपराध को किए जाने के पूर्व, अभी क्या हमने बताया कि वास्तव में हमें तब तक जो है कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं कर सकता है जब तक कि हमने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। तो जब कानून का उल्लंघन नहीं किया है, हम जो है वो क्या है कि कई प्राइम सस्पेक्ट के आधार पर आप क्या है कि गिरफ्तार कर रहे थे। तो 22 आर्टिकल 22 जो है वो क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो है वो क्या है कि बात करता है। उसमें यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध को किए जाने के पूर्व उससे गिरफ्तार कर लिया जाना। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज है, उसकी एक्टिविटीज से ऐसा लगता है कि वो भविष्य में किसी अपराध को जन्म दे सकता है जिससे देश को और व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसको प्रिवेंटिव मेजरमेंट के तौर पे जो है इसको उस अपराध को किए जाने के पूर्व जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि भले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर आपको जो है स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है उपस्थित करना होगा, उसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि उसको जो है
उसे जो है वो कहा जाता है कि तीन महीने तक जो है उसको गिरफ्तार करके रखा जो है जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो है, तो आर्टिकल 22 तक है। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में इस तरह की जो है प्रोविजंस किए गए, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे जो है थोड़ा सा बोर्ड पर मैं ले जाऊंगा आपको, और उसके बाद वहां पे सारी बातें आपको क्लियर होगा, रिटन रूप में जो है देखने को मिलेगा, और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, इसलिए इसको लास्ट तक वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, अब देखिए यहां पे सबसे पहली बात शीर्षक लिखा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है ना। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें 1789 है, और इसमें फेमस स्लोगन था समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व, और इसमें जो है इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इसके पहले प्रस्तावना, प्रियम्बल जब हमने बताया था, तो हमने बार बार ये बताया था कि प्रियम्बल आपके लिए रटा होना चाहिए, और आप वहीं पे देखिएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहां पे देख रहे हैं फ्रीडम की बात यहां पे की गई है प्रस्तावना में, लेकिन एक दो बात समझिएगा कि प्रस्तावना अपने आप में खुद जो है वो क्या है, जस्टिसेबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, बहुत सारी ऐसी जो बातें की गई है, उसको संविधान के बहुत सारे ऐसे खंडों में, भागों में उससे मिलते जुलते प्रावधान करके, ठीक है, उसको जो है न्याय योग्य बना दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे आप कह रहे हो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आप वहां पे कह रहे हो, और आप कह रहे हो प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, लेकिन वो न्याय दिलाने में मार्गदर्शन की भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स में आप उसका जो है वो क्या है कि उस तरह का मिलता जुलता अधिकार आप दे रहे हो, और आप ये भी वहां पे कह रहे हैं कि अगर आपके इस तरह के अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो जब इस तरह की बात करें तो प्रस्तावना इटसेल्फ जो है वो जुडिशियल नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी जो बातें की गई है उसको किसी ना किसी रूप में हम जो है संविधान के अंदर, चूंकि प्रस्तावना का उल्लेख तो किसी कह सकते हैं कि किसी अनुच्छेद में, किसी भाग में तो किया नहीं गया, वो तो संविधान उस स्टार्ट होता है उसके पहले के पेज में। पहले के पेज में हम क्या करते हैं, प्रियम्बल्स किसी भी किताब में लिखते हैं, ठीक है ना, उस तरह से लिखा हुआ है। तो शुरू में बहुत दिनों तक ये रहा कि भाई पहले ये अंग है कि नहीं हमारे संविधान का, तो वास्तव में किसी एक पुस्तक में प्रीफेस जिस तरह से जुड़ा होता है, उस पुस्तक का एक अंग होता है, वैसे ही प्रीफेस हमारे संविधान का अंग हुआ, जिसे बाद में सिद्ध किया गया। तो अब क्या है कि वो न्यायालय में लागू नहीं है, यानी कि उस प्रस्तावना में जो बातें की गई है, और एग्जैक्टली अगर उस तरह से काम राज्य नहीं कर पा रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं जा सकते, और यह मतलब जो है मतलब कह सकते हैं कि आधार नहीं बना सकते हैं कि प्रस्तावना में ऐसा कहा गया है और सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो आप जो है लेकिन क्या, इसलिए इसे वो कहते हैं न्याय योग्य नहीं है, लेकिन वो इटसेल्फ जो है न्याय योग्य नहीं, लेकिन उसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं महसूस करता हूं कि उसे संविधान के अन्य अनुच्छेदों में, भागों में उसकी व्यवस्था करके उसको न्याय योग्य भी बना दिया गया। और उसमें एक बेहतरीन एग्जांपल जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना प्रीफेस में, प्रियम्बल में शामिल पहले से ही था। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात उसमें की गई, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि ये हमने इसलिए लिखा कि कभी भी वास्तव में क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ आप लिखते होते हो ना, तो डायरेक्ट जो है वो क्या है कि आप एकदम आर्टिकल में कूद नहीं जाते हैं। आप जब भी लेक्चर्स देंगे कुछ भी, तो आप इसको एक बताएंगे कैसे क्या हुआ, स्वतंत्रता कितना ज़रूरी है व्यक्ति के अंदर, ठीक है, व्यक्ति के लिए, और कहाँ कहाँ पे ऐसी बातें की गई जो कि दुनिया के स्तर पे महत्वपूर्ण हुआ। इंडिया के स्तर पे अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में कहाँ पर इसका जिक्र किया गया, तो ये सारी बातें हमने आपको बताई, ठीक है ना। अब देखिए स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है, ताकि हम जीवन में कुछ मौलिक व रचनात्मक कर सकें, क्योंकि हम अगर फ्रीडम अगर हमें नहीं है, हम हमेशा अगर हम किसी के निर्देशन पर, किसी के डायरेक्शन के हिसाब से काम करेंगे, तो हम जाहिर सी बात है कि वो जो सोच रहा होगा हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से, हो सकता है कि उनसे ज़्यादा अच्छी थिंकिंग हमारे पास हो, ठीक है, हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रीडम रहने से क्या होता है कि व्यक्ति
कि अंदर मन मस्तिष्क में जो चीजें नई नई, इसको कहते हैं इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज जो व्यक्ति के अंदर रहता है, अगर फ्रीडम नहीं है तो उस इनोवेटिव आइडियाज का कह सकते हैं एग्जीक्यूशन आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा किसी के डायरेक्शन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, और इसलिए और फ्रीडम जो है वो होना जरूरी होता है, ठीक है ना। और जरूरी होता है, उससे बहुत सारी, चूंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर एक की मस्तिष्क एक जैसी नहीं है, हर एक की थिंकिंग एक जैसी नहीं है, सबकी डिफरेंट थिंकिंग है, और सबके डिफरेंट थिंकिंग का को अगर फ्रीडम मिले तो उसके एग्जीक्यूशन से जो है, उसके क्रियान्वयन से एक कह सकते हैं कि विचारों का एक कलेक्शन हो जाएगा, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के मतलब कह सकते हैं कि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उन सारे विचारों में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हम अगर फ्रीडम देते हैं हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से सोचने का, अपने हिसाब से करने का, तो इससे क्या होता है कि वास्तव में कह सकते हैं कि कलेक्शंस ऑफ आइडियाज होते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स के समाधान भी उस डिफरेंट काइंड ऑफ जो आइडियाज है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो मौजूद होता है। और इसलिए जरूरी होता है वास्तव में कि व्यक्ति को जो है वो है कि फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। साथ में फ्रीडम मिलने से क्या होता है कि हमारे पास संकल्प की स्वतंत्रता होती है, हमारे पास इच्छा की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ विल होता है, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ रिजोल्यूशन होता है, हम खुद से कर पाते हैं। और वास्तव में इसका अगर बेहतरीन एग्जांपल देखना हो तो आप देखिए इस स्वतंत्रता से कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है, कितनी बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन आ सकता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था, यूरोप में 15वीं सदी में पुनर्जागरण जो हुआ था, उसके पूर्व का जो यूरोप था वो अंधकार युग का यूरोप था। उसमें चर्च का, पादरियों का पूरा बोलबाला था, ना सिर्फ धार्मिक जीवन का बल्कि धर्मेतर विषयों पर भी लोगों के जीवन पर नियंत्रण किसका था? चर्च का, पादरियों का। और चर्च पादरी जो कहते थे उसी के हिसाब से कार्य जो है वो कह के करना पड़ता था। तो इस सब से क्या हुआ कि व्यक्ति को का जो अपना फ्रीडम था, अपनी सोच थी, अपनी थिंकिंग थी, उसका अगर दिमाग में विचार उठते भी थे तो उसका एग्जीक्यूशन का कहीं कोई प्रेरणा नहीं थी, कोई इंस्पिरेशन। तो वो जो नए विचार थे वो अंदर ही दफन हो जाते थे, उसका अभिव्यक्तिकरण नहीं हो पाता था। तो उसके हिसाब से करने से वजह से क्या हुआ कि वो जो है वहां पर यूरोप में कुछ ऐसी मतलब जो है कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, अंधविश्वास से व्यक्ति जकड़ा रहा, अतार्किकता का शिकार रहा, अवैज्ञानिकता का शिकार रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, ठीक है, पुनर्जागरण हुए। जो कह सकते हैं कि जो चर्च का, पादरियों का जो वर्चस्व था उस पर चोट किया गया। लोगों को फ्रीडम जो है देने की बात, तार्किक रूप से सोचने का उसे अधिकार जो है प्रदान किया गया। तो उससे क्या हुआ, उससे एक नया यूरोप बन गया, एक दुनिया में एक आधुनिक युग की शुरुआत हुई। वहीं से वहां पे पुनर्जागरण होता है, भौगोलिक खोजें होती है, ठीक है, तमाम तरह की जो है ज्ञान विज्ञान की बातों का बहुत सारे जो है, पहले तो कॉन्सेप्ट ये था कि सूर्य जो है वो क्या है कि स्थिर और पृथ्वी स्थिर और सूर्य चारों तरफ से चक्कर लगाता है। वहां पर जाके इस मान्यता को चुनौती दी गई। तो बहुत सारी चीजें हुई, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ये सारी चीजें पहले गलत धारणाओं पर आधारित था। पहले उसका एक धार्मिक अमली जामा पहना हुआ था और कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में विरोध हुआ, फिर एक जो नई बातें, जो सही बातें थी वो उसको वहां पे रखा गया, तब जाके जो है वो क्या है कि पूरा परिवर्तन। तो फ्रीडम अगर है तो वास्तव में जो है वो क्या है कि उससे बहुत सारी मतलब कह सकते हैं कि अच्छी भी बातें हो सकती है, और कुछ अगर हम उसको नकारात्मक, ये स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। तंत्र समझिएगा कि तंत्र जो है ना वो उसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? सिस्टम। यानी कि आपको जो फ्रीडम है ना वो एक सिस्टम के तहत है, और उसमें एक सिस्टमेटाइज, वो स्वच्छंद नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसको स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता रहे, वो एक सिस्टम में ही रहे। उसका अगर आप स्वच्छंदता में कन्वर्ट कर देते हो तो फिर वो स्वतंत्रता तो रह ही नहीं जाएगा, और फिर उस पर जो है जाहिर सी बात तमाम तरह की। तो हमें यह भी देखना है, ध्यान रखना है कि फ्रीडम ऑफ जो कह सकते हैं राइट टू, जो फ्रीडम है उसका वास्तव में राइट टू, उसको जो है हम कह सकते हैं कि वो स्वच्छंदता में तब्दील ना हो जाए, वो एक सिस्टम के अंतर्गत ही रहे, एक तंत्र के अंतर्गत रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए कारगर होगा, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ताकि हम जीवन में स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? ताकि हम जीवन में कुछ मौलिक व रचनात्मक कार्य कर सकें, निर्णय व चयन कर पाते हैं। इसकी वजह से संकल्प की स्वतंत्रता रहती है, विवेक व निर्णय की शक्ति का प्रयोग हम कर पाते हैं, ठीक है, ये सब बातें।
अब देखिए अनुच्छेद 19 में हमने आपको बताया 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, सबसे पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हो गया पहला। और इसी में ध्यान रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता। पहले क्या था कि हम अपने नेशनल फ्लैग को जो है वो क्या है कि कुछ विशेष अवसरों पर ही जो है होस्टिंग कर पाते थे। ठीक है, जैसे 26 जनवरी का दिन हुआ, 15 अगस्त का दिन हुआ। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय पर्व था उसी विशेष दिन पर हम झंडे का हम जो है फ्लैग होस्टिंग कर पाते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा इस मामले में जो जिंदल इस्पात, आप जो है जानते होंगे, जिंदल इस्पात एक कंपनी है, उस कंपनी का मालिक जो है नवीन जिंदल के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हम सम्मान पूर्वक जो है अपने देश के राष्ट्रीय जो झंडा है उस झंडे का हम फ्लैग उसका होस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, हम झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है ना, हम झंडे को लगा सकते हैं। तो सम्मान पूर्वक अपने देश का झंडा लगाने का जो एक आम नागरिकों को अधिकार मिला, उसके पीछे बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन जिसने चलाया था वो नवीन जिंदल है। ठीक है ना, और उनको जो है उन्होंने किस आधार पे कि हमें आर्टिकल 19 ये कहता है कि हमें अपनी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और ध्वज फहराना भी एक प्रकार से हमारे विचारों की अभिव्यक्तिकरण होता है। हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि हम अपने देश के झंडे का सम्मान करें। ठीक है ना, तो देश के झंडे का सम्मान करें, उसे गर्वपूर्वक हमें फहराने का अधिकार है। ठीक है, इस तरह के जो विचार है, तो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही जो है ध्वज फहराने का अधिकार है। सूचना का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता। तो पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला। दूसरा हमने बताया कि शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता किसी को भी है, किसी भी नागरिक को है। ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, शांतिपूर्वक होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसमें कोई हथियार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए अक्सर जो है देखते होंगे शादी ब्याह समारोह में कोई जो है शान और शेखी बघारने के लिए जो है वो क्या है कि अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से वो जो है वहां पर जो है गोली जो है वो क्या है कि छोड़ते हैं उसका। तो उससे क्या होता है कि वो वास्तव में आपको अधिकार है, लेकिन क्या है, अधिकार है सम्मेलन के, लेकिन उस तरह से हथियार का प्रदर्शन करने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए उसको गैर कानूनी माना जाता है। सी हो गया संघ बनाने की स्वतंत्रता, पीली वाली जो है वो लाइन में देखिए, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। और ध्यान रखिएगा 97वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, ठीक है, 97th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता में 97वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसमें सहकारी समिति, कोऑपरेटिव समिति बनाने का भी अधिकार क्या है कि लोगों को मिला। ठीक है, इसके बाद जो है चौथा हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जो है चौथा हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज है। इसके बाद इसके बारे में सब मैं बता चुका हूं। भारत के राज्य क्षेत्र के में कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता, टू रिजाइड फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जो है पांचवा। और छठा हमने आपको बताया कि कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और हमने आपको बताया विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता आता है, ध्वज फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता आदि आता है। ठीक है ना, इसके बाद शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, टू असेंबल पीसफुली विदाउट, ठीक है, एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, विदाउट आर्म्स हो गया। भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, उधर संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं बसने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। अब हमने आपको ये बताया ये फ्रीडम है, लेकिन एक बात जो है समझिएगा कि जो भी फ्रीडम है वो एक, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप या कोई भी अगर बोलता है,
कोई भी कोई बात करता है तो उससे इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये ध्यान रखिएगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जो है वो किस तरह का, हम कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, या फिर जो है हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो शर्जिल इमाम या इस तरह की जो भी है, फिर पहले असीम त्रिवेदी का, फिर कन्हैया कुमार का मामला, फिर जो है उमर खालिद का मामला, फिर जो है वो हार्दिक पटेल का मामला, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। उसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये तो कोर्ट का काम है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि फ्रीडम, राइट टू जो फ्रीडम है, वो राइट टू फ्रीडम का हम मतलब कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें समझने की है कि हम उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे और सरकार वास्तव में हमारे अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही है। दोनों एंगल से समझने की ज़रूरत है कि हमें जो अधिकार मिला उस अधिकार का हम मिसयूज तो नहीं कर रहे, हम कहीं अपने ही देश के खिलाफ कोई बात तो नहीं कर रहे, हम कहीं जो है वो क्या है कि कुछ ऐसी बात तो नहीं कर रहे कि वास्तव में जनता में जो है एक प्रकार का एक एग्रेशन जो है पैदा हो, ठीक है, हमारे देश के खिलाफ ही जो है देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचे। तो हमें ये महसूस करना है, हमें ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। और साथ में हम जो है दूसरे भी एंगल से अगर देखें कि सरकार भी ऐसा तो नहीं कर रही है, कि सरकार को भी सोचना है कि वास्तव में वह भी तो ऐसा नहीं कर रही कि किसी के अधिकारों का हनन। दोनों एंगल से यहाँ पे बैलेंस वे में समझने की जरूरत है, ठीक है। हम भी अपने एंगल से समझे सोचे और ये जो है साथ में सरकार की भी तरफ से ये सोचा जाना चाहिए कि ऐसा हो रहा, और वास्तव में अगर हम कर रहे हैं तो बाकी सब जो है कोर्ट पे छोड़ दिया जाए, कोर्ट जो कहेगा फिर उसके हिसाब से जो है वो क्या है कि करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे जो है, तो इसीलिए इस चीज लिखा जाता है कि वास्तव में क्या है कि मुझे याद है कि ये डीडी बसु में लिखा हुआ है कि एक बार एक मामला शायद 1977 का मामला स्टेनिस्लास का बाद है, और स्टेनिस्लास का बाद में क्या था कि जो है उसमें जो है एक कोई ईसाई मिस्टरी थे, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो कोई उसके अगेंस्ट में जो है वो कोई उस पर ऑब्जेक्शन किसी ने किया, तो ये किसी तरह से ये मामला जो है वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में जो है ईसाई मिस्टरी की तरफ से वकील ने ये कहा कि हमारे धर्म ने जो है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो है वो क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दिया है। तो ऐसे स्थिति में मैं कर रहा था, तो कहाँ गलत है, क्यों गलत है, उस पर क्यों ऑब्जेक्शन होता है। तो इस पर जो है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, वो डिसीजन ये दिया कि आपको फ्रीडम जो है तभी तक है, उसी बिंदु तक है जिस तक किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होता हो। जहां पर जाने के बाद आपकी बातों से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने लगता है, वहीं पर वास्तव में क्या हो जाता है कि आपका जो ये फ्रीडम है वो फ्रीडम खत्म हो जाता है। तो इसीलिए, और अगर आप इस तरह से करते हैं तो क्या कर सकती है सरकार या कोर्ट जो है, उस पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है सरकार लगा सकती है। तो ये ध्यान, बस इतनी बात रखनी है कि ये फ्रीडम जो है वो आपको तभी तक है जहां तक आपके किसी एक्सप्रेशन से, आपके किसी फ्रीडम से किसी अन्य व्यक्ति के फ्रीडम का हनन ना होता हो, किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को ठेस ना पहुंचती हो। तो और अगर ऐसा है तो सरकार उस पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो क्या है कि लगा सकती है। तो ये जो है वो क्या है कि यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद देखिए कि नेक्स्ट है मतदान का अधिकार, राइट टू वोट जो है वो क्या है, एक राजनीतिक अधिकार है। ये वाला सवाल कई बार पूछा गया कि मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ध्यान रखिएगा ये एक पॉलिटिकल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट, और विधान द्वारा आरोपित सीमाओं के अधीन यह एक पॉलिटिकल राइट है। चुनाव लड़ने का, देखिए राजनीतिक अधिकार किसको कहेंगे, चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, ये सब के सब पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट में क्या आता है, तो कानून के समक्ष समता, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की
आलोचना करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, हड़ताल करने, ये सब जो है पॉलिटिकल राइट है। तो पूछा गया था कि मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, तो वो राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, जो वही कि इसके अंतर्गत जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको समझिएगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, ठीक है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एकदम, जो इसका पंच लाइन, टैग लाइन आप समझिए कि इसको हमने इसलिए लिखा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक वो अभिव्यक्त क्या कर सकती है। जाहिर सी बात है कि अभिव्यक्ति के लिए, एक्सप्रेशन के लिए आपका जानकार होना बहुत ज़रूरी है, और जानकारी आपको सरकार के बारे में तभी मिल सकती है जब राइट टू इन्फॉर्मेशन हो। आपको जो है वो क्या है कि एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की जो है आज़ादी हो। तो आज़ादी इसलिए होना चाहिए। अब सवाल ये यहाँ पर ये भी होता है ना कि क्यों मिलना चाहिए आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्यों मिलेगा, क्यों आपको अधिकार दिया जाएगा, क्यों आपको बताया जाएगा। इसलिए बताया जाएगा क्योंकि वास्तव में हम तो सबसे पहले लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहते हैं, और जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा का शासन है। और जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी सांसद, विधायक है, मंत्री है, वो सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। हमने उनको चुनकर वहां पे भेजा है, तो हमने जिनको चुनकर भेजा वो हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमें इसलिए भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से, चुकाए गए टैक्स से जो सरकार है वो सरकार देश की व्यवस्था चलाती है। तो सरकार ने हमारे द्वारा दिए गए टैक्सेस या जो धन है, उस धन का इस्तेमाल किन किन जगहों पे कर रही है, सही जगहों पे कर रही है अथवा नहीं कर रही है, क्या इसका जानने का अधिकार हमें नहीं होगा। तो ये वास्तव में जो है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है। और जब हम ये सारी चीजें जानेंगे तो हमें जो है संविधान ने जो बोलने का अधिकार दिया है, जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, तो अगर हमें जानकारी होगी तभी हम ठोस तरीके से तार्किक आधार पे हम बात कर पाएंगे। हम पहले तो बात कर पाएंगे, फिर तार्किक आधार पे तो बात अलग हो जाएगी, ठीक। पहले हम बोलने की जो अधिकार है, बोल सकेंगे तभी जब हमारे पास, देखिए यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है कि B.R. अम्बेडकर ने कहा था, और ये आप समझिए नॉलेज का पावर क्या है, ये चीज़ जो है वो क्या है कि हमें लगता है कि B.R. अम्बेडकर ने एक लाइन में इसकी ताकत को जो है बता दिया। उन्होंने ये कहा था कि जो ज्ञान है वो शेरनी की दूध की तरह होता है, और पियोगे तो गुर्राना सीख ही जाओगे, ठीक है, पियोगे तो गुर्राना सीख ही जाओगे। ये बात जो है B.R. अम्बेडकर, तो इसीलिए कहा गया कि ज्ञान अगर है तभी आप बोल सकते हो, यानी कि बोल सकने की जो ताकत है उसका एक प्रायर जो है शर्त ये है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो आप जाहिर सी बात है अनर्गल प्रलाप करेंगे, आप जो है ठोस तार्किक आधार पर डिस्कशन नहीं करेंगे, आपके पास जो है वो क्या है कि कोई भी लॉजिकल बेस जो है आपकी बात रखने का नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती। और आर्टिकल 19(1) का मतलब हो गया वही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। उसमें जो 6 बातें की गई है उसमें पहली बात विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना। इसके बाद देखिए धारा 124(a), ठीक है ना। ये बहुत ही विवादास्पद जो है वो क्या है कि मतलब धारा है, कानून है, भारतीय दंड संहिता, ठीक है ना। इसमें जो है वो क्या है कि भारतीय दंड संहिता की यह जो है एक धारा है, विवादित है, 1870 से चला आ रहा है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भी जिसके बारे में ये कह चुके थे कि इससे जो है मेरा वश चलता तो मैं इसे हटा देता, ठीक है ना। इसको राजद्रोह का कानून माना जाता है। और ये जो है अंग्रेजों ने ये लागू किया था। भारतीयों के द्वारा जो असहमति जो प्रकट की जाती थी, जो सरकार की सीधे तौर पे आलोचना की जाती थी, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, ठीक है, 124 से जो है। और ये जो है अगर हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे कि 1908 में तिलक को 6 वर्ष की कैद की सज़ा देकर बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 124(1) के अंतर्गत। इसको राजद्रोह का कानून कहा गया। 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो उसके बाद गांधी जी के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई थी 2 लेख लिखने की वजह से। तो उनके विरुद्ध भी जो कार्रवाई थी, गिरफ्तारी थी, वो इसी के तहत किया गया।
हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी इसे जो है लागू रखा गया, वो लागू जो है वो रहा और ये चलता रहा, ठीक है ना। और प्रायः इसका इस्तेमाल जो है सरकार क्या है कि अपने विरुद्ध होने वाली आलोचना को कुचलने के लिए वो क्या है कि इस तरह का इस कानून का प्रयोग करती थी, ठीक है ना। और इसके पहले जो है वो क्या है कि एक असीम त्रिवेदी का मामला जो है 2002 के आसपास में मतलब हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो है पार्लियामेंट का कार्टून बनाया था। तो पार्लियामेंट का कार्टून बनाया था तो उनको जो है वो क्या है कि गिरफ्तार कर लिया गया था इसी 124A के तहत। हालांकि उस समय जो है मार्कंडे काटजू जो थे उन्होंने क्या है कि उसका जो है विरोध किया था। उन्होंने केवल ये कहा था कि अगर इसके विरुद्ध असीम त्रिवेदी के खिलाफ जो है अगर कार्रवाई करनी ही थी तो इंसल्टिंग ऑफ ऑनर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती और 124A की जरूरत ही नहीं थी। तो वहां पे क्या है कि उसके अंतर्गत क्या था कि इंसल्टिंग ऑफ ऑनर एक्ट का जो है वो क्या है कि उसका तात्पर्य ये था कि जो भी भारत के जो कह सकते हैं कि ऑनरेबल जो भी मॉन्यूमेंट्स है या भी जो भी सिंबल्स है उसकी आलोचना या उसके विरुद्ध या उसका अपमान करने वाला जो है उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी, इसके लिए अलग से एक्ट था। और वो पार्लियामेंट का कार्टून बनाए थे, यानी कि उसकी आलोचना या उसको एक तरह से डिफेस्ड रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हुई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि असीम बाद में ध्यान रखिएगा गिरफ्तार 124A के तहत किया गया था, लेकिन बाद में इंसल्टिंग ऑफ ऑनर एक्ट जो था उसके खिलाफ जो है वो क्या उसके अंतर्गत जो है असीम त्रिवेदी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई, ठीक है ना। तो अभी जो भी यहाँ पे मामला जो आता है इसमें देखिए एक दो बात ध्यान रखिएगा कि एक बार 1962 के आसपास की बात है कि बिहार में केदारनाथ सिंह थे और उन्होंने उस समय कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार की जो है आलोचना की थी। तो उनके विरुद्ध जो है वो क्या हुआ कि मामला आया और ये केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देशद्रोह के कानून में तब तक नहीं आएगा, राजद्रोह के कानून में तब तक नहीं आएगा या देशद्रोह के कानून में तब तक नहीं आएगा जब तक कि वास्तव में उसके द्वारा दिए गए स्पीच से राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा ना हो, शांति के भंग होने की संभावना ना हो। ये सारी बातें उसमें की गई और वो एक बन गया कि आप बोल सकते हो, लेकिन तब तक ही आज़ादी है जब तक कि देश की एकता और अखंडता को किसी तरह का नुकसान ना हो या आपके द्वारा दिए गए किसी भाषण से राज्य में असंतोष पनपने की खतरा जो है वो ना उत्पन्न हो। तो ये चीज, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि किसी के द्वारा बोली गई बातों से शांति भंग हो सकती थी, एकता और अखंडता को खतरा पहुंच सकता था। वो कैसे डिफाइन होगा यही वास्तव में जो है वो क्या है कि एक थोड़ा सा विवाद का विषय हमेशा जो है वो क्या है कि बना रहता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये याद रखिएगा आर्टिकल धारा 124 है, भारतीय दंड संहिता की एक धारा है। राजद्रोह का कानून सबसे पहले चर्चा में तब आई जब 1908 में तिलक को 6 वर्ष की कैद की सजा दी गई। गांधी जी को 1922 ईस्वी में इसमें दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष से लेकर अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार केस 1962, ये अभी हमने बताया। देशद्रोही भाषणों और अभिव्यक्ति को केवल तभी दंडित किया जा सकता है जब उसके कारण किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े, यानी जब तक सुरक्षा का संकट साबित ना हो तब तक आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए इसमें असीम त्रिवेदी, हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार आदि के विरुद्ध इस कानून के विरुद्ध कार्रवाई हुई, इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई हुई, ठीक है ना। इस कानून के अंतर्गत जो है वो कार्रवाई हुई। कार्रवाई हुई, ठीक है ना। संसद भवन, अब देखिए असीम त्रिवेदी का जो मामला था वो हमने आपको बताया कि संसद भवन का कानून बनाने के लिए 2012, सॉरी हमने 2002 बोल दिया, 2012 में मार्कंडे काटजू ने जो है कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई तो इसकी उसी कानून के अंतर्गत हुआ 124 है, लेकिन मार्कंडे काटजू ने ये कहा कि इंसल्टिंग ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट जो है वो क्या है कि वो जिसमें सम्मान सूचक चिन्हों को अपमानित करने के विरुद्ध कार्रवाई होती है, तो उसके अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए था, 124 की जरूरत ही नहीं थी,
तो वहाँ पर फिर बाद में उसके तहत जो है वो कार्रवाई। ठीक है। अनुच्छेद 20 हमने बताया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, इसमें 3 बातें की गई, हमने आपको बताया। ठीक है, हम अपराधी तभी जब उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन किया हो, और इसको टेक्निकल वर्ड जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हो गया। एक अपराध के लिए एक बार से अधिक मुकदमा नहीं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तीसरा हो जाएगा स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनकार्नेशन, ये जो है वो क्या है कि हमने बताया। ठीक है, इसको जो भी नोट कर रहे होंगे इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये सब बता चुका अब अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 ध्यान रखिएगा आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसमें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। भोजन और पानी का अधिकार हमने आपको बताया इसी के अंतर्गत है। यूथेनेसिया का जो अधिकार, जो पैसिव यूथेनेसिया का अधिकार मिला, वो भी इसके अंतर्गत जो है मिला था। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। और आर्टिकल 21 का ध्यान रखिएगा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 12 दिसंबर को जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें जो है अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, यानी 8वीं कक्षा तक के बच्चों को जो है इसमें एजुकेशन देने की बात की गई। और अनुच्छेद 21 का तथा RTE एक्ट जो है लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। अब क्या है कि राज्य के जितने भी राज्य हैं, आप कह सकते हो कि उसके लिए कानूनी बाध्यता है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। और ध्यान ये रखिएगा कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि इस तरह की बात आर्टिकल 21 का में जो किया गया है, उसकी बात भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत कहाँ पे किया है, तो आर्टिकल 45 में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। इसमें कहा गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद देखिए निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है ना, ये जो है वो क्या है कि ये अगेंस्ट जो है, इसमें ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना, इसको आप देखिएगा, इसी से जोड़िएगा निजता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, ये अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार माना। और ये क्या था, YB चंद्रचूड़ ADM जबलपुर का शिवकांत शुक्ल केस, या देखिए ADM जबलपुर का केस एक्चुअली था क्या, ठीक है, उसमें ये था कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जब रखा जाने लगा, तो वो सारे गिरफ्तार लोगों ने क्या किया, उसमें से कुछ लोगों ने उसमें एक ADM जबलपुर में जो है उन्होंने एक केस दायर किया कि उनको बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है वो क्या है कि राइट है, और उनको न्यायालय के सम्मुख उपस्थित किया जाए ताकि हमारी गिरफ्तारी के कारणों का मूल्यांकन हो सके। तो उसमें ADM जबलपुर सहित जो है ध्यान रखिएगा देश के 9 हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। और वहां पे जो है वो क्या हुआ कि उनके तो क्या हुआ कि ये डिसीजन आया 9 कोर्ट से, तो इसमें इंदिरा गांधी चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जो है जजमेंट ADM जबलपुर केस के अगेंस्ट में दे दिया और इंदिरा गांधी के पक्ष में दे दिया। ठीक है, वो उस समय वो जो है बड़ा चर्चे में रहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई राइट नहीं है, सरकार आपातकाल के दौरान किसी को भी जान से भी मार दे तो भी कोई सवाल किया नहीं जा सकता है, इस तरह की बातें हुई। ठीक है ना, अब जब निजता की बात आई ये जो यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ कि उस समय जब डिसीजन दिया गया था तो उसमें YB चंद्रचूड़ भी थे, और अभी जब राइट टू प्राइवेसी की बात की गई तो उसमें DY चंद्रचूड़ जो YB चंद्रचूड़ के पिताजी थे, पुत्र हैं, तो पुत्र ने अपने पिता के ही डिसीजन को पलट दिया। इसके अंतर्गत इसमें 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन किया गया और उसमें यह डिसीजन दिया गया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो,
लेकिन हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी का मतलब है कि उसको अपने आप जो है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या है कि यूं ही जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और गिरफ्तार अगर किया है तो उसको अपने प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस का राइट है। तो ये सारी बातें जो है, तो यहाँ पे जो राइट टू प्राइवेसी है, जब ये एक प्रकार से जब ये डिसीजन आया तो वही एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल केस जो है वो क्या है कि जिंदा हो उठा 1975 में। ये 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जो है, और इसमें वाई.बी. चंद्रचूड़ थे और डी.वाई. चंद्रचूड़ इधर हो जाएंगे। तो इसमें अपने पिता के डिसीजन को पलट दिया उन्होंने, ठीक है ना। उसमें ये कहा गया कि नहीं, हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, उसको जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का राइट है, उसको जो है, तो ठीक है, ये सारी बातें इसमें की गई, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है ना। इसमें यही बताया गया, बंदी बनाए जाने का कारण आपको बताना होगा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा, जिसमें लाने ले जाने का समय ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद अभियुक्तों को अपना वकील करने व अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। सोचिए ये आर्टिकल 22, आप सोचो रॉलेट अधिनियम हमने बताया था कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको अपने वकीलों से संपर्क करने की इजाजत नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 22 ने वो क्या है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इससे एक मैसेज दिया, और आर्टिकल 22 में कहा गया कि अभियुक्तों को अपना वकील करने वो अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 22 2 पर लागू नहीं होता है। एक निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी भी बताया हमने के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति तथा शत्रु देश के निवासियों पर यह लागू नहीं होता है, ठीक है ना। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत जो है वो क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक उसको कैद रखा जा सकता है। और निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का एक कुछ एग्जाम्पल है, ये सब समय समय पर अफसपा हो गया 1958 में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958, ठीक है। अफसपा लागू किया गया, आर्म्ड फोर्सेस, बल्कि इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो है ना ये एब्रीविएशंस भी जो है वो आते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है ना। अफसपा, ये जो है अफसपा अभी भी लागू है, और इसी के खिलाफ इरोम शर्मिला चानू ने जो है कई सालों तक उन्होंने अनशन किया था, फास्टिंग की थी, ठीक है। तो अफसपा जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये हमारे देश की सेना को सीमावर्ती इलाकों में कश्मीर में भी लागू, ठीक है ना। अफसपा 1958। इसी प्रकार मीसा हो गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, जिसका 1975 में इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया था, और आपातकाल के दौरान सारे लोगों को उसमें बंदी बनाया। उसी दौरान लालू यादव की जो लड़की है उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम जो है उसी मीसा एक्ट के नाम पर मीसा भारती पड़ा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कि कॉफी पोसा है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ये 1974 में जो तस्करी वगैरह सबका होता है उसके अगेंस्ट में। इसी प्रकार जो है टाडा, आप देखिएगा टाडा जो है वो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट जो है ये 1985 में, जिसके अंतर्गत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था, 1985 से 1995 तक रहा। इसके बाद क्या हुआ कि 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ, तो 2002 में फिर एक नया कानून एक्ट बना जिसको पोटा कहा गया, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट हो गया। तो ये जो है वो क्या टेररिज्म एक्ट हो गया, ये हो गया 2002 में आया, ठीक है, 2004 में रहा, और फिर जो है तो ये सारे जो है वो क्या है कि अफसपा हो गया, मीसा है, कॉफे पोसा है, टाडा है, पोटा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये पोटा जो है पी से जो है ध्यान रखिएगा, पी से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ तो पी से पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पी से पोटा बना, और पहले टाडा आया तब पोटा आया, तो यहां से टा ले लीजिए, इधर पो, टापू, टापू याद रखिएगा, ठीक है, पहले टाडा फिर पोटा। और दूसरी बात कि कौन जो है कानून, ठीक है, अगर याद नहीं होता है, देखिए क्या होता है कि आप सोचेंगे कि इसकी जरूरत क्या है कोडिंग की, होता क्या है कि कभी कभार एग्जाम में बहुत सारे कंफ्यूजन्स आते हैं, केवल इतनी ही चीजें तो नहीं पढ़नी ना, बहुत सारी पढ़नी है, सैकड़ों हजारों तथ्य, हजारों कॉन्सेप्ट आपको जानना है, तो उसमें क्या होता है कि कभी छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूजन होने लगता है। तो टापू याद रखिएगा, टापू होता है पहले टा फिर पू होता है, ठीक है, टा से टाडा, पो से हो गया पोटा हो गया। और दूसरी बात है कि कौन सा कानून जो है संसद में हमले के बाद
लागू हुआ था या आया था, तो पी फॉर पार्लियामेंट, पी फॉर पोटा हो गया। तो इस तरह से जो है वो क्या है कि देखिए उसमें डिटेल में समझना तो वो आप देखिएगा। फिलहाल इतना संभव नहीं है कि एक छोटे से वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में सारी चीज़ें जो बताई जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो बातें हैं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को और आगे बढ़ाएंगे। ये फंडामेंटल राइट्स से संबंधित तीसरा वीडियो था, ठीक है। तो फिलहाल आज जो है हम विदा लेते हैं, कल फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।